सो कैन यू टेल मी कि लास्ट क्लास में किस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे? सर लास्ट क्लास एक्चुअली मैंने अटेंड नहीं की थी। ओके, ग्रेट। कोई 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 दिक्कत नहीं है। सो लेट्स से वी आर गोना टू स्टार्ट विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नाउ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये होते हैं, और ये सेंट्रल सर कैन यू गवर्नमेंट रिपीट इट? या अटॉर्नी जनरल हेलो। इज हाईएस्ट। आर यू एबल, लाइक माय वॉइस इज क्लियर टू यू? सर आई थिंक मेरी साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू है, मुझे दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। So you do one thing. You are the only student I have, I guess, for today's class. तो एक बार आइए, आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, देन वी विल स्टार्ट द यस। यस। क्लास। यस। हेलो। सो अब वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर, आई हैव चेंज टू ओके, अनदर नेटवर्क। ओके। सो अटॉर्नी जनरल क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है इन सुप्रीम कोर्ट, इन जुडिशरी आप बोल सकते हो, नॉट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मसला है, उसको जो ऑफिशियल पर्सन है, जो उसको जुडिशरी के सामने रिप्रेजेंट करता है, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है? तो ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है, मतलब इफ समवन वांट टू बी दी, लाइक, ऑन द पिनेकल ऑफ लीगल, व्हाट आई से, लीगल करियर इन इंडिया, तो उसके पास ये है अटॉर्नी जनरल बनना। अगर कोई लिटिगेशन में जाना चाहता है, एडवोकेट है, एलएलबी करता है, तो या तो आप जुडिशरी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज इन लॉ हाईएस्ट जो पोस्ट है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इमेजिन यू आर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू एंड द स्टैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन बिफोर जुडिशरी। ठीक है? अब इसके साथ साथ, तो ये बेसिकली लॉयर होता है? हाँ, एक एलएलबी होता है, एडवोकेट होता है। ओके। तो तो सेंट्रल सर गवर्नमेंट। बताइए बताइए। इनका जैसे काम क्या होता है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जितने जी ना, भी अरे यार, लॉयर? आपने देखा है, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई एक डिस्प्यूट गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज वन ऑफ द पार्टी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने कौन जाएगा? लेट्स से आई एम गोना टू गिव यू अ लाइक ऑप्शन कि कौन सा मुद्दा है लीगल वाला। चलो चलो, यही देखो आप, क्या कहते हैं, कार, अभी आपने देखा है वो 10 ईयर डीजल कार को बैन करना चाहिए नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ अथॉरिटी से जवाब मांगा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई करने कौन जाएगा? तो वो जाएगा अटॉर्नी जनरल। या एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो। ट्रिपल तलाक एक मुद्दा आया कि वो प्रैक्टिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लिटिगेंट से, एक उसमें लिटिगेंट वन ऑफ द गवर्नमेंट भी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो वो रिप्रेजेंट करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सर जैसे कि हम जब एक लॉयर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जब भी कोई केस वगैरह होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि ड्यूरिंग द वो जो केस चल रहा होता है हम अपना लॉयर चेंज कर सकते हैं कि अगर हमें नहीं अच्छा लग रहा कि वो ग्रेट, हमें ग्रेट। तो रिप्रेजेंट अच्छे से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चेंज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैन चेंज, इसलिए अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल आज अपॉइंट हो गया तो 5 साल तक रहेगा ही। नॉर्मली वो रहता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग दी पावर कि इसको वो रिमूव कर सकती है, किसी नए व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बना सकते है। ठीक है? क्लियर है? आगे चले। यस सर, यस सर, ये तो क्लियर है। तो बेसिकली सर एक हम जो ये अटॉर्नी जनरल है
उसको सेंटर गवर्नमेंट इलेक्ट मतलब सिलेक्ट कैसे अपॉइंट करती है करती है, अपॉइंट करती है. See आई that मीन that depend upon the let's say what I say point of view of the government. See, when I am saying center government, इसका मतलब है PM and Council of Minister. When I am saying PM and Council of Minister, इसका मतलब presently जो भी ruling party है, ruling political party है, तो they may choose from a number of options. वो किसको choose करेंगे? Definitely, practically they are gonna to choose their loyalist with talent. टैलेंट के साथ लॉयल्टी भी चाहिए. दे आर नॉट गोना टू चूज एनीवन हु इज हैविंग लॉयल्टी टू अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी. सर आई एम आस्किंग कि उसके मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए कि ओके ओके ग्रेट. ना उसकी रिक्वायरमेंट इज है सेम फॉर द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो है. तो ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा. ठीक है. तो कुछ ओके नहीं ओके है कि मतलब उसको उसके पास 10 ईयर का वो होना चाहिए. 10 ईयर का लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में बस. ठीक है. यस सर अच्छा, इसके पास दो स्पेशल पावर हैं. पहली पावर है कि ये किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व कर सकता है. राइट टू ऑडियंस है. मतलब आप मानो कि लेट्स से नोएडा के किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है. दो इंडिविजुअल के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल इसको जाके ऑब्जर्व कर सकता है क्या चल रहा है. तो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई भी केस किसी भी कोर्ट में अगर चल रहा है तो ये जाके ऑब्जर्व कर सकता है. ये इसका राइट है. प्लस ये पार्लियामेंट में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है. पार्लियामेंट की डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वोट नहीं डाल सकता. यस सर ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, याद रखना. इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में हमने पार्लियामेंटेरी डेमोक्रेसी देखा है, और किसी भी पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी में मेन पार्लियामेंट होता है. तो हमारे देश में सबसे पहले इसको हम ये भी बोलते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन फॉर्म को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन से आया हुआ है. तो अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में कुछ यहाँ पे है कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद में 2 हाउस हैं. एक हाउस का हिंदी नाम है राज्यसभा, दूसरे का नाम है, ये हिंदी नाम है, लोकसभा. और अगर आप इनका इंग्लिश नेम देखेंगे तो राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल. ठीक है. तो ये 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के. इसके बाद पार्लियामेंट का मेंबर कौन बनेगा, आपको इलेक्शन लड़ना होगा. और इलेक्शन लड़ने के लिए भी देयर हैज टू बी अ सर्टेन वो कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है. भारत का नागरिक होना चाहिए पहले वो व्यक्ति. और उसके बाद एज, इन केस ऑफ राज्यसभा एज शुड बी 30, इन केस ऑफ लोकसभा एज शुड बी 25. सो देयर इज दिस एज क्राइटेरिया ऑल्सो. काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है राज्यसभा ओके यस यस. ठीक है. इसके बाद में एंड सर ड्यूरेशन. वो इंडिया के अंदर कोई भी हमने एक बार किया था आई गेस कि जो यूएसए यूके होता है वहां पे तो उनको वहीं का सिटीजन होना होता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना इंडिया में है बेटा, ये था ना इंडियन सिटीजन. सो इमेजिन, डज अ पाकिस्तानी बंदा इंडिया में आके, क्या इंडिया में MP का इलेक्शन लड़ेगा? क्या हम उसको लड़ने देंगे? नो. यू अच्छा आर सी, यू आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, so you should be the citizen of US. How नहीं can सर you वो say? मुझे आ गया याद एक्चुअली वो था कि बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर कंट्री लेकिन इंडिया के अंदर बेशक वो उस कंट्री में बॉर्न नहीं हुए बट अगर वो सिटीजन है देन दे कैन बी द पार्ट ऑफ उसमें पार्लियामेंट उसमें थोड़ा एक टेक्निकल डिफरेंस है. उसमें थोड़ा एक टेक्निकल डिफरेंस है. I'll tell you. ठीक है. ओके अब दूसरे होते हैं. सो नाउ ये जो लोकसभा है और राज्यसभा, इन दोनों के टेन्योर में डिफरेंस है. अगर आप राज्यसभा के लिए जा रहे हो तो एक बार में आपका टेन्योर होगा 6 ईयर, और लोकसभा में आपका टेन्योर होगा 5 ईयर. फॉर एग्जाम्पल, अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर. अब ये इलेक्शन होंगे 2029 में, 5 साल के बाद. उसके बाद इलेक्शन होंगे 2034 में. तो हमारी ये जो लोकसभा है और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं MP, उनकी टेन्योर लाइफ 5 ईयर है. अच्छा, ये जो 5 ईयर लाइफ है ना, इट इज नॉट फिक्स. फिक्स का मतलब है इन नो केस आपका टेन्योर कट शॉर्ट हो सकता है. तो फिक्स नहीं है. यानी कि
सुनिएगा, पीएम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। अब मानिए 2024 चल रहा है, 20 लेट्स से 2024 में इलेक्शन हुए थे, 2025 चल रहा है। इफ पीएम वांट, पीएम प्रेसिडेंट को बोलेंगे लोकसभा को डिसॉल्व कीजिए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे 2025। तो लोकसभा तो में अकेला हम्म, कि सर अकेले प्राइम मिनिस्टर ये इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि लोकसभा को? नॉट पीएम, टेक्निकली पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ओके। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिकमेंड करेगा, तो प्रेसिडेंट को ये करना होगा। ठीक है, एंड लोकसभा में देखो टोटल नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं 552। ये टोटल मैक्सिमम हो सकते हैं, करंटली है 543। ठीक है, ये देख लेना। और अच्छा, एक और बात है, हमारा ये जो पार्लियामेंट है, ये मैंने आपको प्रेजेंट में पढ़ा दिया था कि पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा। 2 लोगों को आप लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हो, 12 लोगों को राज्यसभा के लिए। तो वो इन्होंने दे रखा है, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर लोकसभा। पर ये वाला प्रोविजन अभी व्हाट आई से इन्होंने 2024 में नॉमिनेट किया नहीं है, आई गेस। मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि 2029 से इन्होंने नॉमिनेट किया नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन वो बाइंडिंग नहीं था। अगर आप इफ यू गोना इफ यू गोना टू फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशन दैट इफ नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड, अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप कर सकते हो। इफ देयर इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तो है बाकी। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मतलब ये पॉइंट समझ नहीं आया। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मतलब, इफ यू थिंक कि दिस कम्युनिटी डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, तो आप कर सकते हो। ओके। ओके, इफ यू थिंक कि दिस कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दे हैव देयर रिप्रेजेंटेशन, तो आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ना, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज डाल दे कि देयर हैज टू बी अ 50 एमपी मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द लोकसभा इफ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। तो अगर महिलाएं एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो आप नॉमिनेट कर सकते हो। नाउ डू दे हैव अ क्राइटेरिया विच टेल यू कि इस फॉर्मूले को लगाओगे तो पता चलेगा एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है? तो कोई फॉर्मूला नहीं है। इट इज डिपेंड अपॉन द विजडम और व्हाट आई से द थॉट ऑफ, या विजडम, या बोलेंगे विजडम और द थिंकिंग ऑफ द पीएम। उनको क्या लगता है? उनको लगता है रिप्रेजेंटेशन है तो मत करो। ठीक है, ओके। ये थोड़ा पढ़ लेना, इसी से रिलेटेड है, बेसिक बेसिक सी बातें। अब इन्होंने बोला है, होता क्या है, अगर आप इस सबको पढ़ेंगे, इसका कंक्लूजन ये है कि हमारा देश, अगर आप देखेंगे, लेट्स से सपोज दिस इज इंडिया, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वीक है बट फिर भी तो मैंने बनाया। तो हमारा देश में क्या कर रहा है, हर एक स्टेट है और हर एक स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स है। तो अगर आप यूपी में देखेंगे, यूपी में 80 लोकसभा की सीट्स है। ऐसे बिहार में कुछ होंगी, ऐसे कुछ होंगी। यूपी भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होगा। तो ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये एक डिलिमिटेशन वाला मुद्दा है, ये बताऊंगा पूरा। एक तो ये डिलिमिटेशन का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैसे बांटते हैं स्टेट को? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये स्टेट को बांटते हैं। देखो ये तुमने लॉ पढ़ा हुआ है क्या कभी? नहीं सर। तो ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है? सब बीकॉम। ओके, बीकॉम, चलो। सो इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये, यार ये वाला मुद्दा मैं समझाना तो चाहता हूँ बट फिर सारी क्लास इसी में ही लग जाएगी। ये वाला मैं कभी और के लिए होल्ड करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो मैं लिख रहा था, इस मुद्दे को हाँ जी डीलिमिटेशन बोलते हैं, DLI, सर। डीलिमिटेशन का है। तो डीलिमिटेशन वाला है ना, तुम एक बार घर पे पढ़ के आना, कभी नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, मेरे से पूछ लेना, मैं मैं ना ये समझाऊँ। लिख लेती हूँ ताकि आपको मैं नेक्स्ट टाइम फिर याद करा दूंगी कि ये करा दो। ये तो जब बहुत टाइम होगा तो समझाऊंगा। डीलिमिटेशन अपने आप में एक मुद्दा है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि चलो यार, नहीं रहने दो, ये पूरा क्लास इसी में लग जाएगा। चलो मैं तुम्हें एक थॉट देता हूँ, लाइक आई एम गिविंग फूड टू थिंक। यूपी की पॉपुलेशन है लेट्स से 2011 के सेंसस से 20 करोड़, और यूपी के पास 80 सीट्स है। तमिलनाडु की पॉपुलेशन है 2011 सेंसस से 7-8 करोड़ होगी,
और उनके पास क्लोज टू 40 सीट्स। तो तुम्हें लगता नहीं है कि यूपी के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कम है? हाँ जी सर। हाँ, कैलकुलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु के 7-8 करोड़ लोगों के पास 40 सीट है, यूपी के 20 करोड़ लोगों के पास 80 सीट है। क्या ये इनजस्टिस है? काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, लेकिन इसकी तमिलनाडु के लोगों ने कुछ ऐसा किया, यूपी के लोगों ने कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, तो ये बड़ा मुद्दा है। अब इसी के बारे में बात हो रही है कि डिलिमिटेशन करो। अगर डिलिमिटेशन होता है तो यूपी के पास कम से कम 100 सीटें होंगी, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट। हम्म। अब वो सीटें कैसे करोगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि तुम तमिलनाडु, सदर्न स्टेट्स या कुछ स्टेट की जिनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में उनकी सीटें उतनी ही रखो, पार्लियामेंट की सीटें बढ़ा दो। और अगर आप पार्लियामेंट की सीटें 543 करते हो, तो अगर यूपी की सीटें बढ़ेंगी तो किसी और स्टेट की सीटें कम होंगी। ये वाला ऑप्शन एम्प्लाई करना बड़ा रिस्की। ये बहुत एक टेक्निकल मुद्दा है, डिलिमिटेशन का इशू कभी पढ़ना, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो डालो, राज्यसभा टीवी की वीडियो डालना, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं समझ में। बट ये समझाने के लिए आई नीड एटलीस्ट आवर, पूरा समझाने के लिए, ठीक है। ओके। सो राज्यसभा में जैसे आपने देखा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 होते हैं। अभी 250 नहीं है, तो इसमें दे रखा है कितने राज्यों की रिप्रेजेंटेशन है, कितनी है, ये देख लेना। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यूपी में 12 लोगों को आप, सॉरी नॉट यूपी, राज्यसभा में 12 लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हो बाय प्रेसिडेंट। किन लोगों को नॉमिनेट करोगे? जिन लोगों को एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। चार ही फील्ड मेंशन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सचिन तेंदुलकर वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा में आप उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करोगे विच पीपल हैव व्हाट आई से एक्सपीरियंस और नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस। ये मैंने आपको बताया ही है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक, सचिन को नॉमिनेट किया गया और सिर्फ चार ही फील्ड में उन लोगों को नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक सचिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? तो सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, ओके। लाइक क्या किया हुआ है सचिन ने? हम्म। सर उन्होंने तो सिर्फ कंट्री को ही सर्व किया है थ्रू द हिज और क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, कंट्री के लिए गेम खेलना इज अ सोशल सर्विस। लाइक बेसिकली ही सर्विंग टू द। इट्स 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 नॉट अ सोशल सर्विस, ओके सर। सर मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, सर्विस तो नहीं है। सो बेसिकली स्पोर्ट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट, ओके। ठीक है ना? तो आर्ट से इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि ये फैक्ट कभी आ जाता है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है। लोकसभा को किया जा सकता है। ये रहा ना लोकसभा, ये रहा, सॉरी, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन, ये याद रखना। इसमें एक और आपको बात याद रखना है, जैसे लोकसभा का आपने इलेक्शन देखा हर 5 साल के इंटरवल के बाद होता है ना? हर 5 साल के बाद होगा। यस 24 सर। में हुआ, 29 में होगा, 34 में होगा। राज्यसभा के केस में क्या होता है, इसके जितने भी मेंबर हैं, 1/3 सीटों पे हर 2 साल में इलेक्शन होता है। मान लीजिए 1/3 सीटों पे 2024 में हुआ, अब अगली 1/3 सीटों पे 2026 में होगा, फिर 2028 में होगा, फिर 2029 में होगा, ऐसा होता है, ठीक है ना? इनकी जितनी भी सीट थी, टोटल सीटें थी, उनको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इनमें इलेक्शन होगा, मान लीजिए 2024 में, इन वाली पे इलेक्शन होगा 2026 में, इन पे इलेक्शन होगा 2028 में। फिर इनका 6 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा, इसमें होगा 2030 में, 32 में इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो ऐसा होता है। अगर तो फिर भी ऐसे वन थर्ड करके क्यों करते हैं ये? 1/3 करके इसलिए करते हैं, एट एवरी गिविंग मोमेंट ऑफ टाइम हमेशा इसमें एमपी रहे, ठीक है अच्छा ना? अच्छा। 1/3 का पूरा हो रहा है, लेकिन स्टिल बहुत सारे एमपी ऐसे हैं जिनका, जैसे आप देखो, आप ईयर उठाओ 30, तो 30 में जो 1/3 थे इनका तो टेन्योर पूरा हो गया, है ना? लेकिन इन वालों के, 24 वालों के अभी 4 साल बचे हैं, 28 वालों के 2 साल बचे हैं, तो ऐसे करके साइक्लिक चलता है। एज 30 होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, एक और बात है, और ये एक वोटर होना चाहिए, वोटर होना चाहिए। आपके पास वोटिंग कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन लड़ पाएंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप
एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हो, एमएलए का इलेक्शन स्टेट के लिए होता है, तो तुम्हारे पास वोटर आईडी होनी चाहिए उस स्टेट की कहीं भी। जैसे अगर मैं यूपी में 2027 में इलेक्शन है, तो अगर मैं यूपी का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ 2027 में, तो मेरे पास पूरी यूपी में किसी भी कहीं से भी मेरा मेरा वोटर आईडी बना होना चाहिए। अब आप मान के चलिए कि मेरे पास वोटर आईडी तो दिल्ली का है, लेकिन मैं यूपी का 2027 का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं, तो मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, आई विल बी इनएलिजिबल। ठीक है, ऐसे अगर, बेसिकली उसी स्टेट का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। यस, इन केस ऑफ एमएलए। इन केस ऑफ एमपी तुम्हारे पास पूरे देश में कहीं पे भी वोटर आईडी होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 2029 में एमपी का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, आई एम हैविंग अ वोटर आईडी कार्ड फ्रॉम यूपी, और यूपी के ग्रेटर नोएडा से मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, तो मैं एमपी के इलेक्शन में कहीं से भी खड़ा हो सकता हूँ, वेदर इट इज केरला, वेदर इट इज नागालैंड, मणिपुर, कहीं से भी। ओके, बट अगर मुझे केरला का एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड केरला का होना चाहिए। केरला का वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा? जब मैं केरला में जाके रहूंगा। ठीक है, यस सर। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं केरला जाके रह सकता हूँ। तो इफ आई वांट टू स्टार्ट माय पॉलिटिकल करियर फ्रॉम लेट्स से केरला, तो फर्स्ट आई हैव टू शिफ्ट टू केरला, वहां के कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, देन वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करूंगा, तो मैं केरला का इलेक्शन लड़ूंगा। ओके, यस सर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, इन दोनों हाउसेज में, लेट्स से लोकसभा, ये हो गया लोकसभा, और ये हो गया राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज में तुम, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर फोर को, जेड का पेपर है ना शायद? यस सर। ओके, इसलिए चेक करना है। नहीं सर, सो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली मेन तो एनएलएसआईयू है और टिस है। ओके, सो सो यू आर लेकिन आल्सो लाइक एक्सप्लोरिंग ऑप्शन इन लीगल फील्ड आल्सो। यस सर। ओके ओके, ग्रेट। सो लेट्स से लोकसभा में दीज आर एन नंबर ऑफ एमपी, ये इतने सारे एमपी है। अब इन एमपी में से कोई भी एक इलेक्शन लड़ेगा और वो बन जाएगा स्पीकर। स्पीकर नॉर्मली स्पीकर वही बनता है जिसको मेजोरिटी वोट मिले, और मेजोरिटी वोट हमेशा रूलिंग पार्टी के पास होती है। तो यू विल फाइंड कि जो भी स्पीकर होगा वो हमेशा रूलिंग पार्टी का कोई एमपी होता है। लेकिन जब वो स्पीकर बनता है, हम उससे ओथ वगैरह दिला लेते हैं कि अब से आप न्यूट्रल हो। ठीक है, अब आप एक पार्टी के नहीं हो, यू आर दी व्हाट आई से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर, यू आर लाइक पूरे पार्लियामेंट के लिए तुम्हारे लिए इक्वल जिम्मेदारी है, तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देता है। राज्यसभा के केस में क्या होता है, जो, अच्छा, जो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं स्पीकर, बट जो राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं चेयर। ओके। और चेयरमैन कौन होता है हमारे देश में? जो भी वीपी होता है। तो हमारे देश में जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। ठीक है, तो वो राज्यसभा को चलाता है, ये आपको ध्यान तो रखना। बेसिकली चेयरमैन और स्पीकर हेड होते हैं मतलब। नॉट हेड, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। दीज आर लाइक की व्हाट आई से, ही इज द पर्सन हु इज, इट्स लाइक इज द व्हाट आई से प्रिंस, लाइक प्रिंसिपल ऑफ क्लास। प्रिंसिपल सही होगा, क्या होगा? क्लास को रेगुलेट कराते हैं, पार्लियामेंट को रेगुलेट कराते हैं, पार्लियामेंट को डिसिप्लिन में रखते हैं, ऑर्डर में रखते हैं। पार्लियामेंट में डिबेट कंडक्ट कराना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मेंबर्स को क्वेश्चंस के लिए टाइम एलोकेट करते हैं, डिसिप्लिन रहे वो इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग डिबेट्स इन, तो ये करते हैं एंड सर, पार्लियामेंट। जैसे स्पीकर है लोकसभा में, तो वो तो फिर भी बायस तो होता ही होगा, एक बायसनेस तो होती होगी। इन बिल्ट बायसनेस होती होगी। अगर आप बाय दी, इसमें दो तरीके से इस चीज को आप सोच सकते हो। इफ वी गो बाय द टेक्स्ट, तो हमने तो उससे, जिस वो पॉलिटिकल पार्टी से था उससे उसका रेजिग्नेशन ले लिया। वो चाहे कांग्रेस से था चाहे बीजेपी से था, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी। फर्स्ट लेवल ऑफ चेक एंड बैलेंस तो हमने ये किया। सेकंड, हमने उसको ओथ दिला दी कि यू विल नॉट बी बायस्ड, यू विल नॉट बी बायस्ड, एंड तुम्हारे लिए सभी एमपी समान है। अब हमने हम्म। ये करा लिया, अब ये एक व्यक्ति है, बट ह्यूमन नेचर क्या होगा?
है ना। और ह्यूमन नेचर तो कहीं ना कहीं आदमी फेवर करेगा, और ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई शायद किसी राज्य, लेट्स से यू कम फ्रॉम, आप किस स्टेट से आते हो? हरियाणा। हाँ, तो हरियाणा है तो यू विल बी समहाउ हैव सर्टेन अफेक्शन फ्रॉम हरियाणा। वो तो हो गई, वो ह्यूमन नेचर है, बट हम क्या कर सकते हैं, तुमसे ओट दिला ली और तुमसे, है ना, तो टेक्निकली वो न्यूट्रल बंदा है, बट ह्यूमन नेचर को अगर आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि शायद कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, सो ये हुआ, ये थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ लेना, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, किस केस में कोई एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकता है? सो देर आर सर्टेन प्रोविजंस जिस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कई सारे तरीके हैं, पढ़ लेना इसको। पावर ऑफ प्रिविलेजेस क्या होती है, स्पेशल पावर ऑफ, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है। आपने देखा है हमारा ये जो पार्लियामेंट है, इसके दो हाउस में से एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। तो केस बनते हैं, पहला केस है कि कुछ पावर जो स्पेशल पावर है लोकसभा की, लोकसभा है स्पेशल पावर। इसी तरीके से देयर आर सर्टेन केसेस वहां पे राज्यसभा है स्पेशल पावर। तीसरा केस बनता है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, स्पेशल केस जहाँ पे लोकसभा के पास पावर है, मनी बिल। अगर कोई पैसे से लेन देन वाला कोई भी बिल है तो वो मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है ओनली इन लोकसभा। ठीक है। अच्छा, ओके। अब हम कह रहे हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया, बट यार राज्यसभा वालों से पूछ, क्या हम उनसे कंसीडर तो कर सकते हैं कि आप भी ओपिनियन दीजिए कैसा बिल है? तो वहां पे व्हाट वी कैन डू कि वहां पे हम क्या कर सकते हैं, राज्यसभा इसको डिस्कस कर सकता है, राज्यसभा इसको डिस्कस कर सकता है, बट 14 डेज में उसको वापस दे देना है। 14 डेज तक का टाइम है, क्योंकि कई बार ऐसे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि मान लीजिए ओके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस तो नहीं होगा, लेकिन डिस्कशन के लिए चला गया। अब राज्यसभा मान लो उसको होल्ड करके रख रहा है, ना पास कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, उसका चेक एंड बैलेंस है कि भाई राज्यसभा के लिए 14 डेज का टाइम, 14 डेज तक तुमने पास किया तो ठीक है, अदरवाइज इसको पास मान लिया जाए। यानी कि मनी बिल के केस में अल्टीमेट पावर लोकसभा के पास है। ठीक है। ओके। एक और भी है कि अगर ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग है, एक और प्रोविजन है जिसमें लोकसभा के मेंबर बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर बैठेंगे, ज्वाइंट सीटिंग है। तो उस ज्वाइंट सीटिंग में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो स्पीकर होगा। ठीक है। और एक और लोकसभा की स्पेशल पावर है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार जो बनती है और सरकार को गिराने के लिए एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है। चलो उससे पहले क्वेश्चन बताइए, किसी को अगर इस देश में अपनी सरकार बनानी है तो किस हाउस में मेजोरिटी होनी चाहिए, लोकसभा में राज्यसभा में? राज्यसभा में सर। बेटा थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा करो। लोकसभा, हम्म। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन थे। लोकसभा में 543 सीट्स है। अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो इनमें से 50% प्लस 1 सीट आपके पास होनी चाहिए। राज्यसभा में तुम्हारे पास, मोदी जी के पास कल को राज्यसभा में बीजेपी के पास 0 एमपी हो, 0 हो, डबल 0 हो, तो भी देश के प्रधानमंत्री मोदी होंगे। और कांग्रेस के पास अगर कल को 100% हो, या किसी के पास भी 100% एमपी उसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, उसका कोई प्रधानमंत्री बनाने में योगदान नहीं है। तो प्रधानमंत्री हमारे देश में किस हाउस से बनता है? लोकसभा। तो कल को अगर उनकी सरकार गिराने के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, वो कहां पे आएगा? लोकसभा। लोकसभा। यस, तो सरकार गिराना और सरकार बनाना वो लोकसभा का काम है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पावर राज्यसभा के पास भी है। पहली है कि मैंने आपको बताया था हमारे देश में पावर का बंटवारा है, कुछ काम सेंटर करेगी, कुछ काम स्टेट करेगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर राज्यसभा कोई प्रपोजल पास कर दे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है कि वो राज्य सरकार के फील्ड में लॉ बना सकता है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे, एल्कोहल इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट कल को अगर राज्यसभा एक बिल पास कर दे तो वहां पे पावर मिल सकती है लोकसभा को उस पर रूल बनाने की। ठीक है।
और दूसरा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक और स्पेशल पावर है जो न्यूज में रहता है, एंड फॉर लीगल स्टूडेंट्स सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से लॉ एंट्रेंस, हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज अगर आप देखोगे, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, अनदर इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज। इन ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड एंड कैडर एलोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको रिक्रूट किया, ट्रेन किया, इनको एक राज्य में भेजा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, लेकिन जब ये वर्क करते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं कुछ समय। ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। अब हमारे देश में एक मुद्दा उठा कि क्या फोर्थ एक और ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, क्योंकि हमारे देश में जुडिशरी के अपॉइंटमेंट को लेके प्रोसीजर में बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर हमें बनानी है, इसको लेके जो बिल पास होगा वो राज्यसभा में होगा। यानी कि ऑल इंडिया कोई नई जुडिशियल सर्विसेज बनानी है तो उसके लिए हमें वी नीड दी लाइक वी नीड दी व्हाट आई से कंसेंट एंड इनिशिएटिव ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के करने से ही होगा, लोकसभा नहीं कर पाएगी। तो ये हमने राज्यसभा दे तो रखा मुझे बेसिकली इनके फंक्शंस में लोकसभा का मतलब मुझे समझ आ गया, अगर कोई मनी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, है। अ, तो होगा। राज्यसभा में किस टाइप्स के पास होते हैं बिल्स वगैरह? सुनिएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इक्वल पावर में क्या होता है। ये है ना, इस वाली पीडीएफ में जो दी गई है वो मैप से अच्छे से नहीं समझाया गया। मैं एक यूज करने वाला था दूसरी पर वो मैंने की नहीं। ठीक है, देयर आर सर्टेन केसेस यहाँ पे इक्वल पावर है दोनों हाउसेस के पास। पहला है, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, कोई ऑर्डिनरी लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ लेट्स से कोई बिल है ट्रैफिक चालान को लेकर, कोई एक सरकार बिल इंट्रोड्यूस कर रही है कि हम BS6 कार ही दिल्ली में अलाउ होंगी, इसके लिए हमने लॉ पास कर दिया। ये एक ऑर्डर से भी हो सकता है बट हम लॉ पास कर रहे हैं, तो ये एक ऑर्डिनरी बिल है। कल को तुम डाइवोर्स और मैरिज से रिलेटेड कोई लॉ ला रहे हो, वो ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी Yes. बिल में के पास इक्वल पावर है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हो, आप यू वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लेट्स से अभी सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 है, इसको तुम 70 करना चाह रहे हो। ऑलरेडी एक बिल है जो 67 करना चाह रहा है, ये बिल में भी दोनों हाउस के पास इक्वल पावर। ठीक है, तीसरा तुम्हारा केस हो गया इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों के पास इक्वल पावर है। इन केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाना चाहते हो, दोनों के पास इक्वल पावर। तो ऐसे ये 5-6 केस है जहां के पास दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है। और कुछ केस में लोकसभा के पास इक्वल पावर स्पेशल पावर है, कुछ केस में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। ये मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बिल ऑर्डिनरी बिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल होगा, एक होगा मनी बिल। मनी बिल है पैसे से रिलेटेड, जो टैक्सेशन, मतलब पैसे से रिलेटेड दो बिल हो सकते हैं, मनी और फाइनेंस। मनी बिल वो होगा जो आर्टिकल 110 में 6-7 बिल को मनी बिल माना गया है। एक हो गया टैक्सेशन, एक हो गया सरकार के आप कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाल रहे हो। तो इन 6-7 चीजों को छोड़ के अगर कोई और पैसे से लेन देन वाला है तो वो फाइनेंस बिल है। और होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड अ एक्ट? तो जो प्रपोज्ड लॉ होता है उसको हम बिल बोलते हैं, वो दोनों हाउसेस से पास होता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, और जब वो एनफोर्स हो जाता है तो उसको हम एक्ट बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। ओके, क्लियर है बच्चा? सर ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया, बिल एंड एक्ट वाला, मैं जोन आउट हो गई लास्ट तक। सी मतलब एक होता है एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून। यस सर। तो बिल, उसको बिल, जो प्रपोज्ड एक्ट है उसको हम बिल बोलते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। ये भी लीगली एनफोर्स नहीं है। तो ओके। जो भी प्रपोज लेजिस्लेचर है उसको हम बिल बोलते हैं। जिस दिन वो लागू हो गया तो वो क्या बन जाता है,
एक्ट। एक्ट। ये एक बार देख लेना थोड़ा। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है। देखो, ये इसको एक बार घर जाके पढ़ लेना, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया हुआ है। हमारे देश में कुछ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर गवर्नमेंट को मिले हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे देश का डिफेंस। यस सर, ये तो आपने बताया था। बताया हुआ है ना, तो यही लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। इसको एक बार हाँ पढ़ जी, लेना। हाँ जी। ये अच्छा, बजट के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 112 पे। बजट टेक्निकली इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको दो तीन बातें याद रखनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 बोलता है कि बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको टोटल इनकम का, टोटल एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है बिफोर पार्लियामेंट। इसलिए आप देखिएगा, अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 से पहले ये प्रेजेंट कर देंगे बजट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको तब प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये एक बार देख लेना उसी के बारे में, बजट के बारे में, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, पासिंग ऑफ बिल। क्योंकि ग्रांट्स होती हैं, इनको इतना डिटेल में ना भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशलाइज है, यूपीएससी वगैरह में पूछ रहे थे, नॉर्मल वगैरह। बेसिकली मैं लॉ लॉ एंट्रेंस के लिए नहीं, एमपीपी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर तो इतना डीपली नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्टिंग है। आह, कितने बच्चे हैं? आप ही हो और भी कोई एक दो बच्चा है? नहीं सर, और कोई तो नहीं। सो ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। पार्लियामेंट का जिस दिन भी, लेट्स से, अभी आज का सेशन है, तो होता क्या है, जो पहला स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ होता है उसमें बोलता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है एजेंडा ऑफ द डे। एजेंडा ऑफ द डे, एजेंडा ऑफ द डे में क्या होता है, हम वी डिस्कस बिल्स। बिल पे वोटिंग होती है, डिबेट होती है, तब वो लॉ बनता है, ठीक है, कानून हम पास करते हैं। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, दो तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को बोलते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे एक एमपी एक मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना चाहता है और वो उसका जवाब चाहता है ओरल में। ओके, अब ओरल में जवाब होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा। लेट्स से एक एमपी क्वेश्चन पूछना चाहता है कि केंद्र सरकार दिल्ली में एक्यूआई को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है। तो उसमें ये जो ओरल क्वेश्चन होगा, इस सॉरी, ओरल वो जवाब चाहेगा, तो इसमें रिप्लाई करेगा मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो रिप्लाई करेगा उसका काउंटर क्वेश्चन भी एमपी पूछ सकता है। काउंटर क्वेश्चन को हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। लेट्स यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, यू आर एमपी फ्रॉम हिसार से, तुम एमपी हो। अब तुम्हें वहां के लोगों का कोई मुद्दा उठाना, यू वांट अ ओरल आंसर फ्रॉम मिनिस्टर। लेट्स से यू वांट कि वहां पे एक रेलवे जंक्शन नहीं है। तो तुमने पूछा कि हिसार में रेलवे जंक्शन क्यों नहीं है। आई एम हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, आई डू नॉट नो, हिसार में है नहीं। सो तुमने पूछा कि वी वांट अ रेलवे जंक्शन इन हिसार, लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यू आर अ पीपल, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ हिसार। So if the people of Hisar are facing certain problem, this is your responsibility to voice out the issues of people in the biggest, what I say, biggest panchayat of this nation, which is parliament, biggest like house of this country, parliament. तो आपने करा। अब आपने रेलवे मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा, तो रेलवे मिनिस्टर आके ओरल आंसर देगा, और उसके बाद आप उस आंसर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो इनको यस। होते हैं स्टार्ट, दूसरे होते हैं अनस्टार्ट। अनस्टार्ट में क्या है, यू वांट अ रिटन आंसर। तो तुमने क्वेश्चन पूछा, रिटन में तुमको रिप्लाई मिल जाएगा। तीसरा होता है, अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक सर्टेन टाइम पहले जितने भी एमपीज हैं वो एमपीज क्वेश्चंस भेजते हैं, और क्वेश्चंस फिर वो सेक्रेटेरिएट के पास जाते हैं, और वो फिर उन क्वेश्चंस को कोलाइड करके, जैसे 543 एमपीज हैं,
हर एक ने 10 क्वेश्चन पूछे हाइपोथेटिकली, तो इमेजिन करो 5000 प्लस क्वेश्चन हैं। उसमें से पता चला कि 80 क्वेश्चन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के लिए हैं, 500 क्वेश्चन रेलवे मिनिस्टर के लिए हैं। तो हर एक मिनिस्टर पे क्वेश्चन चले जाएंगे और उनको एक फ्यूचर डेट मिल जाएगी कि इस दिन आपको रिप्लाई देना है 4 दिन में। और जिसका क्वेश्चन तब लगेगा उसको टाइम मिल जाएगा कि उस दिन आपको प्रेजेंट रहना है। तो ये जो काम होता है फर्स्ट हाफ में, इसको बोलते हैं क्वेश्चन हाफ। इसके बाद में अब क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना पूछने हैं, हमें लॉ भी बनाना है। कोई पुराना बिल चल रहा होगा, लेट्स से एक बिल हमारे देश में चल रहा है, आपने अभी देखा होगा देयर वाज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, राइट टू डिस्कनेक्ट वाला, आई गेस, कि इफ यू आर नॉट इन वर्किंग आवर तो आपको कॉल नहीं जा सकती है ना। अब उस बिल पे भी डिबेट होनी है, तो वो सेकंड हाफ में होता है। ठीक है। ओके ओके। अब एक मुद्दा आया कि इमेजिन करो अभी चल ही रहा है ऑल दो पार्लियामेंट्री सेशन, अब आज शाम को कुछ ऐसा हो जाए और कल हमको दिन में इसमें स्पेशल वो करना पड़े डिस्कशन, तो क्या हम क्वेश्चन आवर को व्हाट आई से डिस्टर्ब करें? आज कुछ ऐसा हुआ, हमारी अपोजिशन उस पर डिस्कशन चाहती है, तो क्या हम कल के क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब करें जिसमें ऑलरेडी एमपीज टाइम निकाल के इतना दूर दूर से आए हुए हैं? व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर। हाँ, है ना। तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, जो टाइम होता था अगर कोई अर्जेंट डिस्कशन है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं जीरो आर। इसको जीरो आर बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन आर पढ़ना, जीरो आर पढ़ना, फिर कुछ डिस्कशंस होते हैं, नॉन तो सर कॉन्फिडेंस। बेसिकली 0 hour is for urgent discussions। जीरो आर इज फॉर अर्जेंट डिस्कशंस, करेक्ट। तो फिर सर यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस में क्यों लिखा है टू ये डिस्कस अर्ज? कहाँ लिखा हुआ है? जीरो आर तो एक तो अलग है ना, जीरो आर तो ये है ना 0 hour के अर्जेंट। बाद ये शॉर्ट अब वो ड्यूरेशन अलग डिस्कशंस तरीके में। के डिस्कशंस होते हैं, और भी डिस्कशंस होते हैं। ठीक है। तो मतलब 0 hour में मैं लिख लूँ साइड में फॉर अर्जेंट हाँ डिस्कशंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने मेंशन नहीं किया, अर्जेंट में ही होता है। ठीक है। इसके बाद नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये थोड़ा पढ़ लेना। कुछ पार्लियामेंटेरियन टर्म्स हैं, ये देख लेना थोड़ा। अच्छा, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, मैंने आपको प्रेजेंट में पढ़ाया हुआ है ना। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है। नाम नहीं पता था, अब पता चल गया। ये मैंने आपको बताया हुआ है ना शायद प्रेजेंट सर में। आपने ये तो बताया सेशन कब से कब तक होते हैं, लेकिन ये नाम नहीं पता था कि बजट बेटा नाम सेशन। बताया था मैंने, सुनो। ये बताया होगा, नाम से ही बताया होगा। हमारे एक साल में ये 3 बार मिलते हैं। पहली बार जब ये मिलते हैं जैन फेब में, इस दौरान बजट प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं बजट सेशन। फिर ये मिलते हैं जुलाई अगस्त में, इस दौरान मानसून होता है, मानसून सेशन। और फिर नवंबर दिसंबर में विंटर होता है, विंटर सेशन। ये जो नाम है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक लाइन है कि पार्लियामेंट के एक सेशन आज हुआ, एक सेशन कभी भी हुआ, सेशन 1 और सेशन 2, 2 सेशन के बीच में गैप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि एमपीज को कितनी बार मिल रहा है, 6 महीने में मिल रहा है, 10 महीने में मिल रहा है, या फिर डेली मिल रहा है। वो सिर्फ ये बोलता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप शुड बी 6 मंथ, शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ठीक है। हमने इनको नाम दे दिया, ये बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। इससे रिलेटेड अब उस दिन आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मैं एक और चीज भी बता दूं। अब आप बताइए, अगर हमें इस दौरान कोई अर्जेंटली लॉ बनाना पड़े, या इस दौरान बनाना पड़े, या यहाँ पे बनाना पड़े, तो व्हाट ऑप्शंस भी है? वो ऑडियंस लॉ होता है आई गेस। यस यस। प्रेसिडेंट सिग्नेचर करके लॉ पास कर सकता है, और उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस। ठीक है। यस। और जब आपको हाउस को, जब आप आज की मान लीजिए प्रोसीडिंग खत्म होगी, तो उसको एडजॉर्नमेंट कहते हैं, एडजॉर्नमेंट होता है फिर। ठीक है। और ओके। ठीक है, एक सर होता है इसमें तो ऑर्डिनेंस के बारे में नहीं लिखा। मतलब कहीं होगा, नहीं लिखा होगा तो मैंने आपको बता ही दिया होगा। ठीक है। बताया तो था, मैं एक बार बुक में देख रही थी, लिखा नहीं है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। quorum क्या होता है? इट इज लाइक द मिनिमम नंबर ऑफ एमपी शुड बी प्रेजेंट टू कंडक्ट द सेशन। अब जैसे देखो, क्लास में हमारे एक ही स्टूडेंट है, तो क्लास कंडक्ट कर रहा हूं मैं। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में देयर हैज टू बी 10%। 10% एमपी होंगे तभी चलेगा वो पार्लियामेंट। लोकसभा में 543 है, तो मिनिमम यू नीड 55 एमपीज होने चाहिए। 55। अगर 5 एमपी आए आज पार्लियामेंट में, तो सेशन नहीं चलेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज
जो चाहिए प्रोसीडिंग्स के लिए उसको कोरम बोलते हैं, ये 10%। वो 55 फॉर दी लोकसभा एंड 25 फॉर दी राज्यसभा। क्लियर है? ओके। यस सर। सरकार के पास जो भी पैसा जाता है वो इनमें से तीन फंड में जाएगा। एक होता है कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट, एक कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन नहीं है। आर्टिकल बस याद कर लेना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यूपीएससी, एसएससी, यूपी, पीएससी, पीएससी वगैरह एग्जाम में आता है। कभी पढ़ा देंगे इसको भी। पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटीज होती हैं, इनको एक बार देख लेना। ज्वाइंट, मैंने आपको बताया ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का। अच्छा, ज्वाइंट सेशन एक चीज बताइए, लोकसभा के पास 543 मेंबर है, राज्यसभा के पास 240 समथिंग है, 245। तो अगर ज्वाइंट सेशन करेंगे किसको प्रिविलेज मिलेगी? अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो किसको प्रिविलेज मिलेगी? अगर जॉइंट सेशन होगा तो किसको प्रिविलेज मिलेगी? प्रिविलेज किस सेंस में सर? प्रिविलेज, मेजोरिटी है ना, लॉ तो पास मेजोरिटी से होगा, तो ज्यादा वोट किसके पास है? अच्छा हाँ, तो जिसके पास ज्यादा मेंबर्स है। बिल्कुल ठीक है। सो सबसे पहली बात, ज्वाइंट सेशन तभी होगा जब, हमारे देश में सिर्फ 4 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है आज तक, तो इट इज अ वेरी रेयर इवेंट। तो ज्वाइंट सेशन होगा, इसमें दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। लोकसभा को प्रिजाइड करता है स्पीकर, राज्यसभा को चेयरमैन, लेकिन अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो प्रिजाइड स्पीकर करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ज्वाइंट सेशन सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में होगा, फाइनेंस बिल में नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी में होगा। आपको बस ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक? कि सर ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में होगा और बस ऑर्डिनरी बिल, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है वो पास नहीं हो रहा, ऑर्डिनरी बिल पास नहीं हो रहा, इसको डेडलॉक बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल को लेके डेडलॉक होगा तो ज्वाइंट सेशन हो सकता है। अगर ये बिल फाइनेंस होगा, मनी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, तो कुछ नहीं होगा। सर तो बेसिकली कोई एग्जांपल है कि ऑर्डिनरी बिल हाँ इसमें? बेटा, मैंने बताया ना 4 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, तो दिस इज योर होमवर्क। करके आना, मुझे बताना कि आपने पढ़ा है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है? ओके सर। हाँ, और ये होमवर्क करना है। ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एक बार पढ़ लेना, इनैक्टमेंट ऑफ लॉ, तो कंट्रोल आजकल तो फाइनेंस। थोड़ी जैट की तैयारी चल रही है तो। ठीक है, आफ्टर 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 4 आई गेस, तब तक मेरी क्लास में नहीं होगी, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ लेना इसको एक बार। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट होते हैं, जुडिशरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इंटीग्रेटेड है। हमारे हर एक जुडिशरी में आप व्हाट आई से सिविल लॉज को लेके जा सकते हो। सिविल लॉज होते हैं पर्सनल, पर्सनल लॉज हो गए, डाइवोर्स मैरिज के, कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, कुछ भी है, सिविल लॉज के लिए आप जा सकते हो, क्रिमिनल के लिए जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट जा सकते हो। ओके, एक चीज ध्यान रखनी है, क्रिमिनल लॉ में सिर्फ डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाओगी, कोई क्राइम हुआ है, कोई डाइवोर्स और मैरिज का है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। और अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो हाई कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। अब इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश हुआ था, डेट है ये देख लेना। ठीक है। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस हैं, ये चेक करना है, 34 हो गए हैं। प्रेजेंटली देयर आर 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑल्दो दिस इज अ वेरी लाइक कि ये थोड़ा डेटा अपने आप में बताता है कि इंडिया में जजेस की कमी है। इमेजिन करो, इंडिया इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेट्स से 145 करोड़, उस पे सिर्फ 34 जजेस, इटसेल्फ ये बहुत ही लो जज डेंसिटी है। तुम्हारे देश में टोटल देखोगे सुप्रीम कोर्ट में 34 है, मुझे लग रहा है सारे हाई कोर्ट्स में मिला के, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, 1100 के आसपास सीटें हैं, जिसमें से 40% वेकेंट है।
और तो हमारी लो ये ऐसा उसमें भी तो है, जो वो आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनकी भी बहुत नहीं ज्यादा नहीं, जरूरत है। उसमें नहीं। आईपीएस आईएएस तो हमारे देश में बहुत है। इवन देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम आई गेस हिमाचल प्रदेश या हरियाणा के से थी, चेक करना एक बार। उन्होंने बोला कि वी आर हैविंग सरप्लस। हिमाचल के ने बोला था शायद सीएम ने कि बहुत ज्यादा आईएएस है और आईपीएस है हमारे इसमें राज्य में, हमें इतने आईएएस और आईपीएस की जरूरत है इंडिया में। तो फिर आईएएस सर जजेस क्यों इतने कम है, कि मतलब सी गवर्नमेंट उनको पे नहीं कर जजेस का पाती? रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिफिकल्ट है हमारे देश में। किसी की भी कमी हो सकती है, बट वी डू नॉट हैव कमी ऑफ आईएएस आईपीएस। यूपीएससी को तुम वैकेंसी देते हो 1100 1200 5000 भी वैकेंसी आएंगी, और ये राज्य देते हैं कि मुझे इतने चाहिए, उसके बेसिस पे वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, नोटिफिकेशन देता है। तो हमारे देश में तो तुम्हें कल को 5000 आईएएस आईपीएस चाहिए, कल मिल जाएंगे। एग्जाम मतलब कल का मतलब है एग्जाम कंडक्ट कराओ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आईएएस आईपीएस की कमी नहीं है हमारे देश में। बट ये है कि जुडिशरी में तो तुम देखो, हमारी लोअर जुडिशरी में व्हाट आई से 21-22 हजार जजेस हैं फिर, लेकिन वो और ज्यादा चाहिए। 5000 इसमें सीटें वैकेंट है। 5000, इमेजिन करो। देयर 5000 सीट्स टू बी फिल्ड। अब एडी अभी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, दैट्स अनदर इशू, कि वी शुड बी हैविंग लेट्स से 50,000 और 70,000 जजेस इन लोअर जुडिशरी। बट एक तो स्ट्रेंथ कम है और उसमें से भी 5000 वैकेंट है। 5000 वैकेंट का मतलब है दे आर 5000 सिटी सीट्स जहां पे कैंडिडेट अपॉइंट नहीं हो रहा है। ठीक है, पढ़ेंगे बेटा जुडिशरी को भी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है नॉर्मली दिल्ली में है, बट कहीं और भी हो सकती है, वो बैठ सकते हैं। इसके बाद किन किन फंक्शन पे डील करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इन सबको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो जल्दी खत्म करते हैं आज इसको। ठीक है, यस सर। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एनी टॉपिक, कोई भी 2-3 मिनट में कुछ पूछना चाहते हो तो यू क्या। ठीक है, 1 घंटे की क्लास थी, उसमें तो 1.5 घंटे मेंशन था, बट चलो बच्चे कम थे तो इतना काफी है। मिलते हैं आप लोगों से, कुछ जीके का डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। सर टेस्ट अदर के एग्जाम में किस टाइप की जनरल अवेयरनेस आएगी? बेटा बहुत इंटेलेक्चुअल से लेके बहुत मतलब मैं स्टूपिड तो नहीं बोलूंगा, बट अजीब से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देयर वाज आई गेस इन 2020 और 2021 देयर वाज अ क्वेश्चन की लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक एग्रीकल्चर शॉर्ट किस गेम में होता है। तो आई गेस तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे व्हाट इज एग्रीकल्चर शॉर्ट। एग्जैक्टली exactly. हाँ, वो कभी नहीं सुना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सी द टोटल गेम इज दिस की लेट्स से 25 जीके के क्वेश्चन आए, तो अगर लेट्स से 10 क्वेश्चन ऐसे आए जो किसी ने भी नहीं सुने, तो कोई भी आंसर नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तुम्हारी फाइट इजी और मीडियम क्वेश्चन में। अगर एक अच्छा क्वेश्चन आता है, वो करंट अफेयर्स में भी था और किसी अच्छे सब्जेक्ट का पार्ट था, वो तुम नहीं कर पाए, दैट्स अ थिंग, क्योंकि तुम्हारा सारा कंपटीशन करेगा और तुम नहीं करोगे। यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स से यस सर। कोई तुम्हारे इस बार जीके में टेस्ट 25 के 25 क्वेश्चन अफ्रीका की एक सिटी की हिस्ट्री से उठा ले, जिसके बारे में किसी ने नहीं पढ़ा। सो हम्म। नो वन, लेट्स से 20,000 स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, एक्सेप्ट 1 or 2 few जो 1-2 क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो वहां पे तो फाइट ही नहीं। फाइट हाँ जी। वहां पे है कि इफ दे आस्क अबाउट AQI क्या होता है, तुम बोलोगे यार सुना तो था पर मैंने कुछ किया नहीं। आर गेटिंग इफ दे आस्क अबाउट विंटर सेशन कब होता है, या न्यूज में तो था वो मैंने पढ़ा नहीं। तो जो भी एक कॉमन हमारी जीके है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी प्लस जो कॉमन करंट अफेयर्स में चल रहा है, वो पता होना चाहिए। उसके अलावा वो किसी भी एक्सट्रीम पे जाए तो वो तो कोई भी नहीं करने वाला। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑलवेज अबाउट कंपैरेटिव एडवांटेज, यू आर हैविंग एज ओवर योर कंपटीशन। ठीक है, और तुम्हारा कोई कंपटीशन कोई, अगर तुमने अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि सी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। हर एक स्टूडेंट के पास लिमिटेड टाइम है। लेट से एक बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, 2 घंटे डेली पढ़ता है, तो उसने लेट से कितना 600 आवर की पढ़ाई की। तुमने भी 600 आवर की पढ़ाई की। अब तुम कैसे उसको बीट करोगे? या तो अपने घंटे बढ़ा के बीट करोगे, तो उसने 600 घंटे पढ़ा, तुम 1000 घंटे से पढ़ रहे हो, या अपनी इफिशियंसी बढ़ा के बीट करोगे, या आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक, यस सर। उन्हीं 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 दो तीन तुम्हें उस पे वेरिएबल पे खेलना होता है। वन ऑफ द वेरिएबल इज कि यू आर गोना टू इंक्रीज योर आर, ज्यादा टाइम पढ़ाई करना है। अदर वेरिएबल इज कि तुम्हें ज्यादा इफिशिएंटली पढ़ाई करना है। ठीक है, ऐसे तीन वेरिएबल हैं, तीन चार, इन्हीं में ही ये डिसाइड होता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।